मेलबर्न की अगर बात करें तो शायद भारत के लिए विदेशी सरजमी पर इससे अच्छा मैदान नहीं होगा, क्योंकि 2011 के बाद टीम इंडिया कभी भी मेलबर्न में हारी नहीं है। पिछले 3 मैच में 2 जीते हैं, 1 ड्रॉ रहा है, यानी सब कुछ शानदार। लेकिन क्या ये चुनौती इतनी आसान होगी? करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। संजय भाई, थैंक यू। वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट की, लेकिन ये प्रीव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रिसमस के दिन। तो भाई, मेरी क्रिसमस कहना तो बनता है हमारे तमाम दर्शकों को और आपको भी, और उम्मीद करेंगे कि ये हैप्पी न्यू ईयर भी भारतीय फैंस के लिए हैप्पी हैप्पी लेकर आए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मेलबर्न टेस्ट की अगर बात करें, जो आंकड़े दिखाते हैं संजय भाई, वो तो ये बताते हैं कि भाई यहां पर भारत के लिए सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। लेकिन क्या ये फीलिंग, सीधे मैं पॉइंट पे आता हूं, टीम इंडिया की बैटिंग में भी आ रही होगी? क्योंकि सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा को आप देखें संजय भाई, लगातार हम सब लोग बोलते बोलते परेशान हैं, थक गए हैं। आपने भी कहा कि डिफेंस कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी नजर आ रही है। इन सारी चीजों पर मैं शॉर्टकट एक सवाल आपसे करता हूं, क्या डिफेंस में कमजोरी है तो जाइए और टूट पड़िए, अटैकिंग गेम खेलिए? आ, देखिए, उन्होंने ये किया भी है। होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने वो प्रयास किया था और वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ऋषभ पंत कर सकते हैं, रोहित शर्मा उस तरह से सीधा जैसे T20 क्रिकेट या 50 ओवर्स क्रिकेट में जिस तरह से खेलते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है। दो कारण है, एक तो टेस्ट क्रिकेट में कप्तान होके ऐसा गैम्बल करना ठीक नहीं लगता। और दूसरी सच्चाई जो है कि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और जो क्वालिटी बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखने में आई है अब तक, कि जिस तरह से गेंदबाजी हुई है बिल्कुल सोच समझ कर हर बल्लेबाज के खिलाफ। तो अगर रोहित शर्मा उस प्लान से आएंगे तो उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया का एक प्लान होगा, तो वो भी अगर ट्राई करे तो इतना आसान नहीं होगा। जी, मुश्किल जरूर है। और नंबर आपके लिए, हालांकि ये तो हम लोग को बोलना वाजिब नहीं है, आपने शुरू से ही कहा कि रोहित शर्मा के लिए सही नंबर 6 ही है। पर अब जब हम देख चुके हैं 2 टेस्ट मैच में, वहीं पर ठीक है, वहीं पर वो आए, वहीं से टीम को आगे बढ़ाएं। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको अपने ओपनिंग पोजीशन में जाना चाहिए, वो उनका ओरिजिनल पोजीशन था, लेकिन डेब्यू उन्होंने डाउन द ऑर्डर भी किया था, तो वो भी कह सकते हैं कि वो उनका ओरिजिनल पोजीशन है। जिस तरह की उनकी समस्याएं हैं स्विंग के खिलाफ, डिफेंस जब ठीक नहीं हो रहा है, तो न्यू बॉल के खिलाफ तो और भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो कुकाबुरा बॉल होता है वो न्यू बॉल के साथ और भी ज्यादा तैरता है हवा में, और बाउंस और मूवमेंट पिच से ज्यादा होता है, तो तकलीफें चैलेंज को लेकर काफी बढ़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ यशस्वी जायसवाल तो है एक ओपनर, और KL राहुल ने जो इतनी अच्छी भूमिका निभाई है अब तक, इनफैक्ट इंडिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाज और कंसिस्टेंट बल्लेबाज वो रहे हैं, तो उनका नंबर क्यों बदले। बेशक। और दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी जिसके ऊपर में भी लगातार बातें हो रही हैं, इनफैक्ट विराट कोहली के ऊपर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया रोहित शर्मा से कि वो ऑफ स्टंप के बाहर लगातार खेल रहे हैं, कि आप उन्हें मना नहीं करेंगे, कैसे वो ठीक हो, तो उन्होंने बड़े हंसते हुए जवाब दिया कि मॉडर्न डे ग्रेट है, उन्हें पता है कैसे उस रास्ते से निकला जाए। लेकिन संजय भाई, एक शतक जो आया पर्थ में दूसरी पारी में, जो हम सब देखकर काफी खुश हुए कि विराट इज बैक, उसके बाद से वही परेशानी जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखी, वही लगातार इन सारे टेस्ट मैच में ऑफ स्टंप के बाहर नजर आ रही है। रोहित शर्मा कह तो रहे हैं कि वो रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन कब निकलेगा संजय भाई? देखिए, उन्होंने कहा ये, और कहना भी पड़ता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्लेयर पे ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन सबको पता है कि ये कहना पड़ता है, और अगर अपने आप से वो उनका प्रॉब्लम सुलझाते तो अब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होता। वो तकनीकी जो उनके पास वो समस्या रही है वो कम नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को ये अपना जो ये जो समस्या है उनकी, वो सुलझा नहीं पा रहे। इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि अभी बैटिंग कोच की जिम्मेदारी है, क्योंकि कब तक हम सिर्फ प्लेयर को ब्लेम करते रहेंगे। बैटिंग कोच जो होता है टीम के साथ ट्रैवल करता है, उसका तो मेन जॉब ये है कि कहीं पर अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो, कोई बैड पैचेस आ रहा है, मानसिक रूप से अगर उनका उनमें प्रॉब्लम्स है, तो वो सॉल्व करने के लिए तो बैटिंग कोच वहां पर है। तो मैं नहीं मानता कि एक मॉडर्न डे ग्रेट खुद की
जो ना प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसीलिए आपको बाहर से भी थोड़ी बहुत मदद आपको चाहिए होती है। इसलिए रॉजर फेडरर और ये जोकोविच, ये महान टेनिस के खिलाड़ी भी एक कोच के साथ ट्रैवल करते हैं। बेशक आपको उन चीजों से पार पाना होगा, और कैसे पार पाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट मैच भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन संजय भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं रोहित की, कोहली की, इसमें एक समस्या जो सामने आ रही है वो नंबर 3 पर भी आ रही है। हालांकि शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूफ काफी किया है, लेकिन एक आंकड़ा जो आप देखेंगे, शुभमन गिल का ओवरऑल करियर की एवरेज 35.76 है, 5 शतक भी वहां पर आए हैं। लेकिन जब सेना कंट्री में वो जाते हैं, और उस सेना में भी उन्होंने न्यूजीलैंड में नहीं खेला है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला है, तो ये 15 पारी में उनकी औसत 29 की हो जाती है, और सिर्फ 250 प्लस स्कोर आए, एक भी 100 नहीं है। तो क्या ये दिखाता है कि शुभमन शायद उस चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं घर से बाहर इन परिस्थितियों में? तो देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में बात की थी पहले भी, और शायद डेमोज भी हमने किए थे काफी, कि शुभमन गिल का क्या प्रॉब्लम है डिफेंस को लेकर। अटैकिंग शॉट्स में तो कोई इश्यू नहीं है, टेम्परामेंट भी उनका बहुत बढ़िया है। लगता है उनको देख करके टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लॉन्ग करियर बनाना चाहते हैं, इसके बावजूद के एक वाइट बॉल के अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन ये जो डिफेंसिव उनका गेम है, उसको थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करना होगा। यंग खिलाड़ी है, और हमेशा होता है जब यंग खिलाड़ी ऐसे टूर्स पे जाता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और जिसके पास डिफेंस ना हो, ठीक, यानी टेक्निकल कमजोरी डिफेंस में हो, मैं बहुत टेक्निक की बात करता हूँ इसीलिए क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट में टेक्निक सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो एक कमजोरी है। तो शायद कहीं ना कहीं एक सोच हो सकती है कि उनको नंबर 3 से रिलीव करके थोड़ा नीचे भेजे, तो चैलेंज थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाए। हाँ, ये कि अच्छा आपका ये मशवरा है, लेकिन देखना ये है कि क्या उस पर वो मानते हैं कि नहीं मानते। लगातार नंबर 3 पर उनको खिलाया जा रहा है, उन पर भरोसा जताया जा रहा है। लेकिन चलिए, अब तक जो हमने बात की, जो भारतीय फैंस है वो सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग तो सिर्फ नेगेटिव ही निकाल रहे हैं, कुछ तारीफ भी कीजिए। तो तारीफ की अगर बात करते हैं तो वो भाई जसप्रीत बुमराह की बात करें, संजय भाई, तो इस पूरे सीरीज में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। 10.9 की औसत से 21 विकेट ले चुके हैं। 194 टेस्ट विकेट है, यानी 6 विकेट दूर है 200 कारनामे से भी, 200 विकेट के कारनामे से भी। तो क्या मेलबर्न में माना जाए एक और बुमराह का मैदान? जी हाँ, और एक भारत को मौका भी है कि अगर ट्रेविस हेड ना खेले तो, जी हाँ, स्टीव स्मिथ थोड़ी सी फॉर्म में आ गए हैं, और लाबुशेन ने थोड़े बहुत रन बनाए हैं, काफी समय तक बल्लेबाजी की उन्होंने पहले इनिंग्स में, लास्ट टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक और मौका है बुमराह को एक मैच विनिंग स्पेल डालने के लिए। 6 विकेट तो हो जाएंगे, 2 इनिंग्स है तो काफी है 6 विकेट्स के लिए। लेकिन अगर ट्रेविस हेड ना खेलते, या अगर ना खेले इंजरी की वजह से, तो फिर एक मौका बन जाता है बुमराह को फिर से एक लीड करे, एक कमबैक। और जिस तरह से उन्होंने पहले टेस्ट मैच में एक अमेजिंग कमबैक किया था भारत के लिए उनके बॉलिंग के द्वारा, वो रिपीट हो सकता है। 200 रन, 200 विकेट तो बनेंगे ही, लेकिन अगर उसके साथ मैच भी थोड़ा सा जीते तो बहुत मजा आ जाएगा। बिल्कुल। और संजय भाई, जब आपने ट्रेविस हेड की बात कर ही दी है, तो एक सबसे बड़ा हेडेक, रवि शास्त्री ने भी इनका नाम ट्रेविस हेडेक दे दिया है। और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं भारत के खिलाफ, इस सीरीज में भी 409 रन बना चुके हैं, क्या ये हम माने कि उनको गेंदबाजी पसंद आ रही है भारतीय टीम की, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाज उनके पसंदीदा एरिया में ज्यादा गेंद डाल रहे हैं? मैं नहीं समझता कि कोई गलत गेंदबाजी हो रही है। अगर आप देखें तो इंडियन बॉलिंग अटैक जो पहले 2 सीरीज में हम जीते, वहां पर ज्यादा एक्सपीरियंस था और क्वालिटी बॉलिंग अटैक में ज्यादा थी। अब सिर्फ बुमराह है, स्पिन से कोई ज्यादा हम प्रेशर नहीं डाल पा रहे बल्लेबाजों के ऊपर। और जो सीम बॉलर्स जैसे हर्षित राणा हो, या आकाशदीप हो, या नीतीश कुमार रेड्डी हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उस तरह का दबाव या उस तरह का चैलेंज ट्रेविस हेड को नहीं दे पा रहे। और ट्रेविस हेड जैसे क्रिकेट खेलना चाहिए, यानी जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो ज्यादा तकनीक के बारे में सोचते नहीं, और सिर्फ रन बनाने को देखते हैं पहले बॉल से। और थोड़ा जब नीचे आप आते हो, ऑस्ट्रेलिया में 4 के नंबर के बाद 5, 6, 7, तो थोड़ा बॉल सॉफ्ट होने की वजह से बैटिंग भी थोड़ी आसान हो जाती है करने के लिए अगेंस्ट द कुकाबोरा बॉल। तो एक हमेशा टेस्ट होती है बॉलिंग अटैक की, कि आप पहले 3 विकेट जल्दी ले
लेकिन बाद में के जो 4-5 विकेट उसके बाद है, वो भी अगर आप जल्दी ले सकते हैं, फिर आप टेस्ट मैच डोमिनेट करेंगे। और वो करने के लिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास वो उस तरह का बॉलिंग अटैक इस बार है। आपने बड़ी अच्छी बात की संजय भाई, तो इसी से मैं आगे बढ़ाऊंगा। नीतीश कुमार रेड्डी की हम लगातार तारीफ कर रहे हैं, बल्लेबाजी में उन्होंने अच्छी पारियां भी खेली हैं, लेकिन अगर गेंद की तरफ आप नजर डालें तो अब तक सिर्फ 3 विकेट लिए हैं और कुछ वैसा प्रभावित भी वो नहीं कर पाए हैं। तो क्या ये देखते हुए एक हार्श कॉल ले सकता है भारत और नीतीश रेड्डी की जगह किसी फ्रंट लाइन बॉलर के साथ जा सकता है? खासतौर से मैं चाहूंगा, मैं नाम लेना चाहूंगा प्रसिद्ध कृष्णा का। मेलबर्न में ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी भी की थी। और दो चीजें कहूंगा, एक तो जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते पिछले 2 सीरीज, तो वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी जैसा कोई खिलाड़ी नहीं था। इधर भारत के पास प्योर बल्लेबाज थे जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते थे, या फिर गेंदबाज थे जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करते थे। वो ज्यादा था कि जो गेंदबाज थोड़ी बहुत बल्लेबाजी, उसमें हम शार्दुल ठाकुर का नाम लेना चाहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन टीम में खेले थे बतौर बॉलर। नीतीश कुमार रेड्डी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बल्लेबाजी का, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वो एक प्योर बैटर की तरह उनको टीम में आप ले। तो कहीं ना कहीं बैटिंग भी ज्यादा तंदुरुस्त नहीं होती, क्योंकि उन्होंने रन बनाए हैं लेकिन 40 उनका हाईएस्ट स्कोर है, और बॉलिंग में काफी सुधार लाना होगा। तो मेरे अ, हमेशा एक मेरी बिलीफ रही है कि अगर ऑलराउंडर टीम में आप लाए, और कोई भी ऑलराउंडर हो, तो एक डिसिप्लिन जो होती है ना प्योर, उनका एज अ बैटर या बॉलर टीम में आने की उनके पास क्षमता होनी चाहिए। और जो दूसरी उनकी जो कला है, वो एक बोनस हो जाती है। जब आप नाइदर बैटर नॉर बॉलर अगर आप खिलाते हो, तो फिर असली जो आपको टीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन चाहिए बतौर बल्लेबाज, वो भी नहीं खास तौर पे मिलता। उन्होंने 40 की पारियां खेली है, थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन 100-150 इनसे नहीं मिलते आपको। और विकेट्स भी 5 या 6 नहीं मिलते, जैसे शार्दुल ठाकुर में क्षमता थी कि 7 विकेट निकाले। तो मैं समझता हूं कि भारत को उसी प्लेयर को खोजना चाहिए जो बॉलिंग से आपको 6-7 विकेट निकाल सकता है, या बैटिंग में अगर खिला है तो 100 रन बना ये सकता तो देखते हैं क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जुड़ने के लिए, तमाम है। थैंक यू। बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।